नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। सेक्शन 107(1)D read with rules 27 to 29. Again I will say you need not to learn all the rules of CPC. CPC के सभी रूल्स को रटने की जरूरत नहीं है आपको। ओनली द रूल्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे सभी रूल्स जो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए, वो आपको रटे होने चाहिए। जैसे यहाँ पर एडिशनल एविडेंस की बात आएगी तो रूल्स 27 to 29 आपको पता होना चाहिए। अब ऑर्डर 41 में इतने सभी रूल्स में से आपको केवल 2-4 रूल याद करने हैं, 27 to 29 कर लेंगे आप लोग। तो दिस इज अगेन फर्स्ट, राइट डाउन ए क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स, प्लीज फास्ट। Power to take evidence, power to take additional evidence is given under option A, section 107, option B, section 107 1D, option C, section 107 1D and rules 27 to 29 of order 41. Rule 27 to 29 of order 41. The correct answer is C. So क्या लर्न किया से अपने लोगों ने? Complete picture should be there before you. If you remember only section 107 1D, don't you forget these rules, you may lose one question at least in your prelims. So don't forget this 107 1D read with rules 27 to 29. So this is what for the prelims. अब बढ़ते हैं आगे इसको देखिए। प्लीज गो टू रूल 27. व्हाट इट सेज, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ 27. द पार्टीज टू एन अपील शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू प्रोड्यूस एडिशनल एविडेंस वेदर ओरल और डॉक्यूमेंट्री इन द अपीलेट कोर्ट। व्हाट इट सेज, सी दिस इज बेसिकली जनरल रूल। देखिए है क्या, आप समझिए इस बात को। देयर इज a case for suit for possession, suit for the rents, arrears of rent and suit for mean profit। एक सिविल सूट मैंने फाइल किया सूट फॉर possession कि जो किराएदार है, he is not handing over possession of my property to me, तो there is suit for possession. Now he is also in arrears of rent, so I may be given the arrears of rent and also the mean profit, interest and other profit should be given to me. This is a suit filed by me. Now who is the party? I am the plaintiff, I am the owner of that property, I am the plaintiff. You are the tenant, you are the defendant in this case.
Our suit will be in trial court now, lower court. I will produce my evidence and in my favor, you will produce your evidence in your favor. And then there will be a judgment and thereupon there will be a decree. Got or not? So this is the suit, ending of the suit in the lower court. Now if the suit is decreed against me, अगर ये सूट मेरे खिलाफ जाता है, प्लेंटिफ खिलाफ जाता है, तो I will go in appeal. Or if the suit decree is passed against the defendant will go in appeal. Very fine. है कि नहीं है? It means aggrieved party will go in the appeal. Fine. Now what will be the scenario before the appellate court? This is the appellate court. This is not trial court. All the formalities relating to the evidence, those formalities are to be complied here at the level of lower court itself. अब जो appellate court है वहां पर evidence नहीं दिया जाता है. And this is a general rule here also. The appellate court shall decide an appeal on the evidence led by the parties before the trial court. जो ट्रायल कोर्ट के सामने एविडेंस आ चुका है, द अपीलेट कोर्ट इज सपोज टू डिसाइड दैट केस ओनली ऑन दैट एविडेंस. अपीलेट कोर्ट इज नॉट सपोज टू टेक द एविडेंस. आप बात समझ रहे हो क्या है? वर्क ऑफ द, जो ड्यूटी ऑफ द अपीलेट कोर्ट इज टू डिसाइड द केस ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल विच वॉज अवेलेबल बिफोर द लोअर कोर्ट. जो मटेरियल लोअर कोर्ट के सामने था उसी पर डिसाइड करना है. द ड्यूटी ऑफ द अपीलेट कोर्ट इज ओनली दिस, whether the decision of the lower court is good or bad in law as per the material available on the record. जो लोअर कोर्ट के सामने एविडेंस था उसके बेस पर जो डिसीजन लोअर कोर्ट ने दिया, क्या वो सही है या वो गलत है या उसमें कोई मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है या नहीं है. अपीलेट कोर्ट की ये ड्यूटी है. क्योंकि जब अपील में जाएंगे आप क्या कहेंगे? अपील में आप क्या कहेंगे कि लोअर कोर्ट ने जो केस डिसाइड किया है दैट इज नॉट एज पर लॉ, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस वाज नॉट प्रॉपर, ऑल दीज एलिगेशंस विल बी मेड बाय द एग्रीड पार्टी कि व्हाई इट शुड बी रिवर्स्ड. है कि नहीं है? तो नाउ अपीलेट कोर्ट इज नॉट सपोज टू टेक एविडेंस एट दिस स्टेज. द केस शैल बी डिसाइडेड ऑन द व्हाट दिस इज. अपीलेट कोर्ट शैल डिसाइड एन अपील on the evidence led by the parties before the trial court and should not admit additional evidence. This is the general rule. And where it is found? This is found in sub rule 1 of 27. This is 27 sub rule 1 में क्या लिखा है? The parties to an appeal shall not be entitled to produce additional evidence whether oral or documentary in the appellate court. बात समझ में आगे नहीं आएगी? तो this is the general rule. प्लीज रेज हैंड अगर बात समझ आई हो तो. मीन्स एडिशनल एविडेंस शुड नॉट बी गिवन एट द स्टेज ऑफ अपीलेट कोर्ट. एक तो समझ आई नहीं बात? समझ में आ गया सबको? सो दिस इज द जनरल रूल एंड व्हेन देयर इज ए जनरल रूल देयर विल बी एन एक्सेप्शन फॉर दैट. क्या फिर देन क्वेश्चन की वेदर देयर आर एनी सर्कमस्टेंसेस की व्हेन एविडेंस कैन नॉट बी गिवन? Yes, there is an exception and the same is provided 27(1) itself. And see, because it is an exception, that is why it is important for your exam. क्योंकि यहाँ जनरल रूल से बाहर जा रही है बात, इसीलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. जनरल रूल क्या है? नो एविडेंस एट द स्टेज ऑफ अपील, बट इफ द कंडीशंस प्रोवाइडेड इन रूल 27 आर कंप्लाइड विद, even the appellate court can take the evidence, additional evidence. So you see what it says. But if A, the court from whose decree the appeal is preferred, it means lower court. The court, which court? From whose decree the appeal is preferred, has refused to admit the evidence which ought to have been admitted. Number 1, एक एविडेंस आपने देखा होगा. हाउ मेनी ऑफ यू गो टू द कोर्ट? 1 2 है ना, 3. जब एविडेंस लिया जाता है वहां पर, तो जो प्लेंटिफ डिफेंडेंट के जो एडवोकेट्स हैं या क्रिमिनल केसेस की बात मैं करता नहीं चलो यहाँ पर, तो क्या होगा कि दोनों अलर्ट रहते हैं. तो जरा से भी डिस्क्रिपेंसी आई उसमें, ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे, एविडेंसेस होंगे, ऑब्जेक्टेड टू, और लड़ाई हो जाती है कई बार इसी बात पर. सो नाउ सपोज आई एम द एग्रीव्ड, आई से कि दिस कोर्ट शुड हैव एडमिट दिस एविडेंस बट इट वाज नॉट टेकन ऑन रिकॉर्ड. इट मीन्स
The court, the lower court, I said, refused to admit evidence which ought to have been admitted. Appellate court का ये satisfaction है कि this evidence which should have been admitted by the lower court was refused wrongly. This is, in this case, if this is the condition, then this can be the first criteria to allow the additional evidence in this case. आप बात समझ रहे हैं इसको? पक्का? चले आगे को. तो दिस इज फर्स्ट एंड सी. सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये 27 की जितनी भी ये कंडीशंस आएंगी, दिस शुड बी ऑन टिप्स फॉर यू. सेकेंड आइए, नाउ कम टू नेक्स्ट. दिस वाज फर्स्ट ए एंड नाउ कम टू ए. The party seeking to produce additional evidence establishes that, notwithstanding the exercise of due diligence, such evidence was not within his knowledge or could not be produced after the exercise of due diligence. आपको बात समझ आ रही है? This is the second criteria. First criteria is not there. Suppose I am the party who is seeking help of the appellate court. Lordship, please allow me to give additional evidence at this stage. First, they will say, court will ask me whether your evidence was wrongfully rejected by the lower court. No sir, this is not the case. My case lies in the clause AA. What is this? Ki this evidence which I want to produce right now was not within my knowledge at that stage. जब ट्रायल कोर्ट चल रहा था कोर्ट का, उस समय दिस एविडेंस वाज नॉट इन माय नॉलेज, और even after the exercise of due diligence, I could not produce it. So if the court is satisfied with my version, then again court can allow the additional evidence at this stage. Please raise hand अगर बात समझ में आ गई हो तो. 2 points हो गए यहाँ पर. ये कुछ पूछना है इसमें अखिल? थर्ड सी, ठीक है. सी, इनकी क्वेरी ये है कि anyone can say like this, anyone can say like this, and then please in this regard again you read this. The party seeking to produce additional evidence establishes that. The important word here is what? Establishes. This is not कि I will say that this was not within my knowledge, that I will have to establish with the facts कि despite the due diligence on my part, this was not in my knowledge or I could not produce it. Court will not easily allow this because this is an exceptional. This power is an exceptional power of the court. It should be exercised sparingly. And secondly, okay, with this query, अगर आपने रेज ही कर दिए, I will take you to the part 2. Please see 27(2) as well. This is wherever additional evidence is allowed to be produced by an appellate court, the court shall record the reasons for its admission. Are you getting this point? You will have to record the reasons for that. This is not the appellate court will apply just ki that's okay, jille lai, okay, allow evidence. It is not so. Appellate court will have to justify because it is not the final forum. Again, the party may have the right to agitate this ki the additional evidence was allowed wrongly. This may be the case. So in this case, there is a provision of 27(2) as well. And then what is this? That whenever the appellate court admits additional evidence, it should record reasons for doing it. Why it is for? Because this object is to keep a clear record of what weighed with the appellate court in allowing the additional evidence to be produced. And in this regard, you can note down the case K. Venkatramaiah versus Sitaramaiah Reddy. This is in your notes as well. So once, why this line is very important. See, ये जो line है आपकी 27(2) में, I show you again. You see this. Court shall record the reason for its admission. So the word is what? Court shall. This is very important. It is the duty of the court to record the reasons, and whenever you see anywhere in your CPC, then court will have to record the reasons. Or CPC के I will say anywhere, even CRPC. When a court is required to record the reasons for it, it means the intention of the legislature is to make a cross check. That the court will have to show that court has applied its mind in this case. ये शो करना पड़ेगा. It is not as if कि you can use this power arbitrarily. There must be some justification. समझ रहे हैं बात ये? तो आपका जवाब आ गया मैडम.
court will have to establish, the party seeking for the additional evidence will have to establish its case, and then court, if the court is satisfied, then court will have to record the reasons for this. समझ में आता कि नहीं है कि इसी के साथ में ये पॉइंट नोट भी कर सकते हैं आप लोग. अब the omission to record reasons therefore must be treated as a serious defect, because this was the duty of the court. If the court did not record the reasons for that, what will be the consequence? That will be considered as a serious defect. But this is again the Plim's point. Please write for P for Plim's here. You can note down it. The provision, however, is directory and not mandatory. The provision, see why it is so. See the word here. Krishna madam, इधर ध्यान देखिए. Court shall record. The use of word is not may. It is the word shall. And it gives us an impression that what it is the mandatory provision. But however, this is not the mandatory, this is a directory and not mandatory. Don't forget. And this can be again a question for a prelims, that formality of the recording reasons of additional evidence is mandatory. Option B, directory. Option B, either this or both like this. So don't forget, this is directory, not mandatory. Failure to record reasons does not make the evidence inadmissible. If you have taken the additional evidence, but you did not record the reasons, then the question arises, what will be the consequence? If you are asked this question in your interview, this may be asked, what will the consequence? So you will say, sir, though this is a serious defect, but just because of this, evidence taken will not become inadmissible if otherwise justified under the rule. If the taking of evidence is otherwise justified, even if the court has failed to record the reasons, it will be a good evidence. It will not be inadmissible on this ground. Please raise hand अगर बात समझ में आ गई तो. कोई क्वेरी यहाँ तक हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, है ना. देखिए इनका क्वेश्चन ये है, पहली बात तो सीआरपीसी के इलस्ट्रेशन आप सीपीसी में नहीं डालेंगे एकदम. यू विल नॉट मिक्स सीआरपीसी विद सीपीसी. राइट नाउ व्हाट आई सेड, दैट whenever this is the word that court shall record the reasons, this is court shall record the reasons, it may be anywhere. This phrase you will see in the CPC so many times, and also you will see this phrase in CRPC as well. तो इसका मकसद क्या है, मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम ये कहते हैं कोर्ट को डायरेक्शन होती है कि आप इस ऑर्डर के लिए लिखेंगे, यू विल हैव टू गिव रीजंस फॉर दैट. इट मीन्स कोर्ट इज गिवन ए हिंट that you should be extra cautious before passing such kind of order. You will have to justify it. It is not as if say कि you will do this order. अगर मैं आपसे कहूँ, देखिए कि आपको कोई भी सपोज कीजिए मैडम एकता केम लेट, ओके, और शी केम इरेगुलरली आई है ना, तो आईओ ने कहा कि आगे बैठ गई है, अलाउड हो गया. लेकिन अगर यही कहते जाए कि यू विल हैव टू जस्टिफाई, प्लीज राइट एन एप्लीकेशन, then she will have to think twice कि what reason should I give for my irregularity. आप बात समझ रहे हैं? आप अपने ऊपर लेके देखिए तो आपके दिमाग में जोर पड़ेगा कि कैसे जस्टिफाई करूं इसको मैं. कोई इंसान रेगुलरली लेट अगर आ रहा है, उससे जस्टिफिकेशन पूछ ले तो वो उसको सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या लिखना चाहिए ताकि जो है अगला जो सर को फिर समझ में आए मेरी बात. तो कोर्ट से भी अगर हम किसी ऑर्डर की अपेक्षा करते हैं क्योंकि रीजंस देने पड़ेंगे, तो कोर्ट फिर विल थिंक ट्वाइस कि I will have to write judgment in such a way that it is, जो appellate court है, that also consider it a right decision. तो you can say technically it is on, the court is put on guards. कोर्ट को चुकन्ना किया जाता है कि you will have to justify it. समझ आई बात आपको नहीं? तो ये जो रिकॉर्डिंग रीजंस वाली रिक्वायरमेंट है, पहले सीआरपीसी में हो ये हो, इसका मतलब ये होता है, हमेशा आप इसको ध्यान रखेंगे. आप, मेरा मतलब ये नहीं कि सीआरपीसी और सीपीसी के एग्जाम्पल्स आप एक जगह लगाएंगे, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है. बढ़े आगे को करें. सो दिस वाज दैट, डोंट फॉरगेट दिस, इफ फेलियर टू रिकॉर्ड रीजंस डज नॉट मेक द एविडेंस इनएडमिसिबल, एंड यू कैन सी अगेन क्वेश्चन इन प्रीलिम्स ओनली अपॉन दिस लाइन. पढ़ लेंगे. सो दिस वाज द केस, दिस वाज ए एंड दिस इज द पावर बी. Appellate court requires any document to be produced or any witness to be examined
to enable it to pronounce judgment or for any other substantial cause. Substantial cause. See this. This is the next ground for additional evidence. We have read what? First of all, just a quick recap. Number one, lower court refused to admit evidence which ought to have been admitted. Number two, notwithstanding the exercise of due diligence, such evidence was not within his knowledge or could not be produced by him. ये second था, ठीक है? And this is the third. And see again very important wordings. Please, you see, the appellate court requires what? The important word here is what? See, this is very crucial word here. The appellate court requires. It is not the requirement of the party here this time. Are you getting this point? Can you appreciate the difference here or not? This is what? The appellate court requires any document to be produced, any witness to be examined. Why? To pronounce judgment or for any other substantial cause. You can see this in this slide. This is the appellate court requires what? What is required? Any document to be produced or any witness to be examined. For what purpose? To enable it for what? To pronounce the judgment or for any other substantial cause. है ना? So this is, and these are the three grounds for the additional evidences. So now you can see, we can discuss in a little bit more details. The appellate court requires. So don't forget this. Again, this is the requirement not of the party but of the. Why it is so? In this case, see, please note down this. The defect may be pointed out by a party or that party may move the court to supply the defect, but requirement must be the requirement of the court. In this case, you see the difference in the A and B. In case of A, party will see what? Party will come before the court and will say, Your Honor, this was the evidence which was wrongly not admitted by the lower court. I am aggrieved here in this case. समझ रहे हैं बात? एक बात. Second क्या आएगा कि Your Honor, this is an evidence which was not in my knowledge or I could not produce it. Got it? Now this is the requirement again. The record is before the court now. And court it thinks, how will I give the judgment over this? This is my requirement as a court. If I don't take the additional evidence as a court, I may not be able to pronounce the judgment. You see this. To enable it to pronounce the judgment. Court feels necessity. If additional evidence is not brought on the record, I will not be as a court will be able to pronounce a judgment in this case. So let this document be produced. Let this witness be examined again. Or there may be any other substantial cause for this. So this is the requirement of the court and not of the party. कर लेंगे नहीं कर लेंगे आप लोग ये पे? So in this case, true test is what? Whether the appellate court is able to pronounce judgment on the material before it without taking into consideration the additional evidence sought to be adduced, and this was held in case of Arjan Singh versus Kartar Singh, Natha Singh versus Financial Commissioner. Say this. क्या टेस्ट है? शुभम बात समझ नहीं आ रही? देखो है क्या? Court will ask one question from itself. कि whether this court will be able to pronounce judgment without taking additional evidence or not. If the answer is yes, then there will be no case of additional evidence. But if the court finds it कि no, this is, but कि this is required for the court, but इसमें एक खास बात ध्यान रखने की है. देखिए क्या? A mere difficulty in coming to a decision is not sufficient for admission of this. एक है डिफिकल्टी कि मुझे डिफिकल्टी हो रही, थोड़ी समझ नहीं आ रहा, कुछ क्लैरिफिकेशन के लिए बुला लें. नो, इट इज व्हाट, सी व्हेन देयर इज लैकुना और डिफेक्ट इन एविडेंस एज इट स्टैंड्स, द कोर्ट इज अनेबल टू दिस. आप बात समझ रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल
मैं आपको रिलेट करता हूँ, उसको एग्जांपल देना मत आप लोग। क्लास के टाइमिंग्स हो गए, 11:30 क्लास होती है अपनी, देयर इज नो स्टूडेंट इन द क्लास नाउ, सब बंक करके एकदम मास स्केल पर। आई विल बी अनेबल टू टेक द क्लास, पढ़ाऊंगा किसको, समझ में आती है। बट देर आर फ्यू स्टूडेंट्स, है ना, बट मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर मिसिंग, तो इट विल बी डिफिकल्ट, इट विल बी नॉट ए हैप्पी मोमेंट फॉर मी, बट स्टिल आई कैन डिलीवर द क्लास, समझ में आती है। तो इन दोनों शब्दों में समझिए आप लोग, प्लीज ट्राई टू डिफरेंस दिस इज a mere difficulty in coming to a decision, number one, and the second is court is unable to pronounce the judgment। दोनों में डिफरेंस हो गया। तो court will admit the additional evidence only when it finds itself unable to pronounce the judgment। प्लीज रेज हैंड पास में आगे, तो a mere difficulty is not required है। सही है, कर लेंगे आप लोग। वीडियो आपने देखा, थैंक यू वेरी मच। एंड फिर एक टिप देता हूं आपको, देखिए। तो टिप ये है कि आपने अगर एक सब्जेक्ट कवर कर लिया है तो उस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर अपना सॉल्व कीजिए और फिर देखिए कितने क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हुए हैं, और जितने क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं फिर एनालिसिस कीजिए क्यों नहीं हुए। आपको डाउट था, आपको याद नहीं था, तो फोकस केवल उन्हीं पर करना है जो क्वेश्चन आपके सॉल्व नहीं हुए। जो क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं उनको आप केवल रिवीजन में ले जाइए, एंड नाउ स्टार्ट फोकसिंग ओनली ऑन द क्वेश्चंस व्हिच यू कुड नॉट सॉल्व। और फिर देखना धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके रिड्यूस होने शुरू हो जाएंगे, और आपका जो मकसद होना चाहिए वो 100% परफॉर्मेंस पर होना चाहिए, और आप कर सकते हैं ऐसा, ये हमेशा विश्वास रखना है आपने, ठीक। और अब क्या करेंगे आप लोग, आपको पता है, गो टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।